फ़लस्तीन को बेच दिया गया। President Trump has declared that peace in the Middle East is beyond very close as he presented a new plan to end the war in Gaza in the presence of the Israeli Prime Minister. Studying the plan which demands it disarms and stops governing Gaza, and this may be hard to accept. Today, we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I have a feeling that we're going to have a positive answer, but if not, as you know, baby, you'd have our full backing to do what you would have to do. सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपने एक खबर पढ़ी ली होगी कि इस वक्त एक 20 पॉइंट एजेंडा आया है। वो क्या है वो मुझे भी पहले लग रहा था कि यार ये अजीबोगरीब सी बस ठीक है, अमेरिका ने अपने लिखे, लेकिन जब मैंने वो 20 पॉइंट एजेंडा पढ़ा और उसके बाद जब कतर और बाकी जितने भी अपने आप को जो टॉप इस्लामी ममालिक कहते हैं, जब उनका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया और जब मैंने वो पढ़ा, मुझे हंसी आना शुरू हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो एक फ़न हुआ ना, ये जो एक कॉमेडी हुई है हमारे साथ, मैं चाहता हूँ ये कॉमेडी मैं आपको भी बताऊँ। मैंने इसको थोड़ी रिसर्च की तो मैं चाहता हूँ जितनी मुझे समझ आई है कॉमेडी वो मैं आपको भी मैं बताता हूँ। देखते हैं हमने कौन सा ऐसा चांद चला है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिसेंटली इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो इस टाइम अमेरिका गए हैं और यूएन में तकरीर करने गए हैं। मुझे नहीं पता वो क्यों करने गए हैं, क्योंकि इस वक्त यूएन की हैसियत कुछ भी नहीं रही। इस वक्त यूएन की हैसियत वही है जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की हैसियत होती है अपेरेंटली। यूएन तकरीबन अगर आप चीज़ देखें पिछले 5 साल से फ्लॉप होता है और बिलखसूस ये जो रूस और यूक्रेन की जंग हुई है और ये जो फ़लस्तीन वाला मैटर हुआ है, इस पर तो यूएन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी होते हैं या हमारे जो लीडर होते हैं वो यूएन में जाना अपने आप को एजाज़ क्यों समझते हैं कि हम यूएन में जाएंगे तो हमें एजाज़ मिलेगा और हम पता नहीं दुनिया के वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे। खैर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका में वो उधर गए हैं, उन्होंने तकरीरें भी की हैं, डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं। तो और जाहिर बात है जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसके साथ हमारे जो हैं चीफ हैं वो भी जाते हैं। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की और डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एक 20 पॉइंट एजेंडा दिया कि भाई हम फ़लस्तीन के साथ ये करने जा रहे हैं, चुप करके मान लो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये देख लो, ये पढ़ लो, अगर तुम्हें समझ आती है तो तुम देख लो। उन्होंने कहा इसको पढ़ लो और इस पर आप साइन करो। क्यों और हमने क्यों साइन किया इसके ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है कि अमेरिका ने जितने भी इस्लामी ममालिक है जिन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट दी है इन सबको एड दी। अभी रिसेंटली हमें भी कोई मिलिट्री एड मिली छोटी मोटी, तो उसके ऊपर हमने फ़लस्तीन को भेज दी। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये सारा मैं आपको बताने से पहले फ़लस्तीन का सौदा कर दिया है, हमने फ़लस्तीन को बेच दिया। और मैं आपको चीज़ बताऊँ, मैं जब 2021 में मैंने जब इसकी रिसर्च कर रहा था यहूदियों के ऊपर, जीव के ऊपर, तो मैंने ना पहले उसी वक्त मैंने ये तहिया कर लिया। तो मैंने ये सोच लिया था कि यार हम नहीं हरा सकते इसराइल। एज अ मुस्लिम हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम इसराइल को हराएं। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, जब मैं वो पॉइंट्स इकट्ठे कर रहा था कि बोल्डर पॉइंट जिसके ऊपर मैं एक वैसे मैं शौक था मुझे रिसर्च करने का, तो मुझे पता लगा यार ये तो सारी दुनिया चलाते हैं ये यहूदी, और हम इन्हीं से तो पैसा लेते हैं। ये वर्ल्ड बैंक, IMF, फैटा, फलाना डिमकाना, इसको कहीं ना कहीं फंड तो यहूदी कर रहे होते हैं बैठ के। और अगर आप इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में देखें तो वो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है। जितने भी इस्लामी जो लीडर अपने आपको कहते हैं, स्पेशली ये जमात इस्लामी हो गया और ये बाकी जितने भी हो गए हैं, TLP हो गए हैं फॉर द फर्स्ट प्लेस। जो मुझे याद है कि ये 5-4 साल पहले ये जब फ्रांस वाला मैटर हुआ था इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने पूरे लाहौर को आग लगा दी थी, यतीम खाना जला के रख दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ जंग का समा हो गया। और उस वक्त इमरान खान ने एक बात की थी कि हम EU से नहीं लड़ सकते, हम फ्रांस से नहीं लड़ सकते, और बात बिल्कुल ठीक ही थी, क्योंकि EU का सबसे पहले एजेंडा यही है कि EU के एक मुल्क पे हमला, सब पे हमला। मुझे बताएं, क्या OIC 57 इस्लामी ममालिक हैं, क्या उसके अंदर कोई एक ऐसा एजेंडा है कि एक मुस्लिम ममालिक पे हमला तो गोया सब पे हमला? तो ये डिफरेंस है भाई। ये अब माने कि हमारे पास पावर नहीं है। हाँ, पावर इकट्ठी करें वो एक अलग बहस है, वो 10 साल लगाएं, 20 साल लगाएं, लेकिन इस वक्त आपके पास पावर नहीं है। बकवास करने से कुछ नहीं होता। आपने गाली देनी है दो, वैसे भी आप इस वक्त यहूदी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हो। इस वक्त जो नेतन्याहू है उसने जो ट्विटर था, जो कि एक समझ एंटी इसराइल था, उसको भी खरीद लिया। आपको याद होगा अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएं और ट्विटर पे जाएं, अगर आप यहूदियों को ऊपर मजाक करें तो एक जूस का डब्बा आता था पर्पल कलर का, जो एमी मतलब वो यहूदियों को चिराने के लिए होता था, मतलब मस्ती मजाक के लिए। अब वो भी बैन हो गया। अब वो भी आप जूस का वो एक डब्बा होता है ना यहूदियों के लिए, जो जूस करते हैं, वो भी नहीं अब आएगा। और इस वक्त इसराइल जितने भी बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं जो ट्विटर चलाते हैं, उनको $7,000 पर पोस्ट पे $7,000 दे रहा है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तो मार्क ज़करबर्ग का जो यहूदी है। ट्विटर उसने खरीद लिया। गूगल जो यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है, मतलब यूट्यूब भी इस वक्त गूगल के अंडर चल रहा है, तो गूगल भी लैरी पेज कर वो भी एक यहूदी है। तो मैं अपने पाकिस्तानी मुसलमानों को ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, जैसे गूगल यूज़ करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये 5-6 ही हम यूज़ करते हैं। ये सब यहूदियों का कंट्रोल में और ये सब यहूदी चलाते हैं क्योंकि ये यहूदियों की मलकियत है। अच्छा, जैसे ये सारा कुछ हुआ था, सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट आया है कि जी हम ना इसको वेलकम करते हैं और ये है और वो है। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको पढ़ के देता हूँ। ये कतर का ज्वाइंट स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान का नहीं है। एक कतर है जिसने अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही यार, इतना बड़ा मुल्क जिधर
पीस टॉक्स होते हैं, दोहा पीस टॉक्स सबसे मशहूर हैं, तालिबान और अमेरिका के दरमियान जितने भी पीस टॉक हुए हैं मेरे ख्याल से कतर में हुए हैं। अब ये आपको मैं जॉइंट स्टेटमेंट में ना मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जॉइंट स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट। क्योंकि ये 5-7 मुल्क अपने आप को समझते हैं कि हम इस्लामी ममालिक के सबसे ताकतवर मुल्क हैं। कोई अपने आप को मिलिट्री वाइज कहता है कि हम इस्लामी मुल्क के सबसे बड़े ताकतवर हैं, कोई पैसे के हवाले से कहता है, कोई आबादी के हवाले से कहता है, कोई वैसे ही कहता है कि हमारा यार वैसे ही एक फुट स्टेप हमारा काफी स्ट्रॉन्ग है। वेलकम यूएस प्रेसिडेंट सिंसियर एफर्ट टू एंड द वॉर इन गाजा। देखिए ये टॉपिक है इस पूरे मतन का। अब मैं जब मैं आपको सारा पढ़ के बताऊंगा ना आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये लिखा क्या है, जो क्या सारा मतलब सारा ऐसा लग रहा है कि हैं ये भी होता है कुछ। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ कतर, द हशमाट किंगडम ऑफ जॉर्डन एंड द यूएई, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ये सारे अब मैं आगे पढ़ के आपको बताता हूं। सारे अभी शुरू में सारे मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं। द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प लीडरशिप एंड सिंसियर एफर्ट टू एंड द वॉर इन गाजा। अच्छा चलिए सब कुछ छोड़, मैं पाकिस्तानी को एक चीज कहता हूं भाई, मुझे गाजा, वेस्ट बैंक और फलस्तीन, इन 3 चीजों का मुझे डिफरेंस बता दो। इन 3 चीजों में डिफरेंस क्या है? हम तो फलस्तीन करते हैं, इधर तो फलस्तीन का लफ्ज ही नहीं है। एंड द वॉर इन गाजा, और गाजा वो एरिया कि जिसका ना कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई प्रेसिडेंट है, कोई पपेट भी नहीं है। फलस्तीन का तो कम से कम एक पपेट, आपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है, महमूद अब्बास साहब ने उसको बिठा के रखा हुआ है। गाजा का तो ये भी नहीं है। और हमारे जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी मुसलमान है ना, जो चाहते हैं कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले, उनसे मेरा एक सवाल है कि भाई मुझे गाजा, वेस्ट बैंक और फलस्तीन इनका डिफरेंस बता दो। हम तो सोच रहे थे कि जंग हो रही है फलस्तीन में, ये तो एंड दी वॉर इन गाजा हो रही है, ये तो सिर्फ गाजा की बात हो रही है, फलस्तीन की क्यों नहीं बात हो रही? दे एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन सिक्योरिंग पीस इन द रीजन। सर कौन सा पीस? अरब स्प्रिंग के बाद तो सब कुछ ही आपने तबाह करके रख दिया। उससे पहले जो आपने इराक वॉर में किया, तभी मैं आता हूँ कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब है वो टोनी ब्लेड को हजरत टोनी ब्लेड रहमतुल्लाह अलैह कह के पुकार है। Along these lines, the ministers welcomed the announcement by the President Trump regarding his proposal to end the war। भाई कौन सी end the war? वॉर तो चल रही है। और मुझे बात बताइए, जो 500 दफ़ा ये 4 लाइन में 500 दफ़ा आपने लिखा हुआ टू एंड दी वॉर, टू एंड दी वॉर, टू एंड दी वॉर। मेरा सवाल ये कि लेट्स सो चलो वॉर एंड हो गई, आपको क्या लगता है इसराइल नहीं रुकेगा? उसका ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, और ग्रेटर इसराइल तकरीबन आप ये देख लें पिक्चर, ग्रेटर इसराइल में सारे ममालिक आते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, रीबिल्ड गाजा। वाह, रीबिल्ड गाजा, चलो देख लेते हैं कितना आप रीबिल्ड करते हैं। प्रिवेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल एंड एडवांस अ कम्प्रिहेंसिव पीस। शुक्र है यहाँ पे पैलेस्टीनियंस का जिक्र आ चुका है। एज वेल एज हिज अनाउंसमेंट दैट विल नॉट अलाउ द एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक। कुछ जगह छोड़ी आपने, कि जहाँ पे हम कुछ एनेक्स कर पाएँ। कौन सी रीजन की पीस, कौन सी स्टेबिलिटी, कौन सा कुछ? अभी आखिरी पैराग्राफ मेरा वो पढ़ने को दिल नहीं करा, क्योंकि उसमें भी यही बकवास लिखी हुई है। अब मैं आपको चीज़ बताऊँ, ये सारी बकवास जो है कि हम कह रहे हैं कि जी हम गाजा को सबसे पहले गाजा में एंड वॉर करेंगे हम, जो कि मुझे अब तक समझ नहीं है कि कैसे करेंगे आप। दूसरा रीजन में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, पीस लेके आएंगे, रीबिल्ड करेंगे। और अब किसके लिए करेंगे रीबिल्ड गाजा फॉर व्हाट? यहूदियों के लिए करेंगे कि आप मुसलमानों के लिए करेंगे? ये भी नहीं लिखा। और ये इतनी बड़ी जो चवल मारी है, ये कतर, तुर्की, जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान ने भी। मेरा एक सवाल है कि यार ये क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पढ़ाया गया था? और पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर वैसे भी कठपुतली होता है सारा, तो आपको पता है कि एक अपर बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होती है, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करती है कि भाई तू अब पासंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तू और 3 साल के लिए बनेगा, तू 2.5 साल के लिए बनेगा। प्राइम मिनिस्टर की तो हैसियत नहीं है कि यार वो अपने आप को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो वो इतनी बड़ी डील कर लेगा जाके कि अमेरिका को कि हाँ भी जाओ कर लो फलस्तीन के साथ जो करना करो। और दो किस बात करनी कि हमने फलस्तीन का सौदा कर लिया, दो किस बात का कि हम फिर खुला सामने भी नहीं आ रहे ना। या तो आपको भैया फलस्तीन के साथ हो ठीक है, आप अमेरिका से मुखालफत ले लो, या फिर आप फलस्तीन को बेच दो और टीवी को बढ़ा के बोलो कि भाई ठीक है हम जो है ना फलस्तीन को हमने कर दिया, अब हम इस साइड को तस्लीम करते हैं, और सारा मतलब आगे टीवी पे खुल के बोलो। ये आप ज़्यादा बुरा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मुनाफिकत कर रहे हैं, क्योंकि ना आप इस वक्त टोटल इसराइल के साथ खड़े हैं, ना आप टोटल इस वक्त फलस्तीन के साथ खड़े हैं। भाई कोई एक जगह तो पकड़ लो। और ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी है ना, अभी मैं आता हूँ कि क्या वो 20 पॉइंट्स है कि जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी अभी, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने 2 स्टेट सोल्यूशन मान लिया, जिसके ऊपर हम कभी इमरान खान को, कभी किसी और को गालियां देते थे कि जी 2 स्टेट सोल्यूशन कुछ नहीं है। सर आपने ना बड़ा भयंकर 2 स्टेट सोल्यूशन मान लिया। पहले वाले तो फिर 67 के सोल्यूशन को मानते थे कि यार चलो कम से कम जेरूसलम तो है ना हमारे पास, कम से कम 50% या कम से कम आप समझ लीजिए। अब तो फलस्तीन रहा ही नहीं है ना, उस वक्त तो फिर कुछ फलस्तीन था, कुछ एरियाज में फलस्तीन था, अब तो वो भी नहीं रहा। और ये मैं पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कह दूँ कि भाई इस वक्त फलस्तीन नहीं रहा, जो जाए मर्जी करो ठीक है मैप में देखो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे वहाँ पे इसराइल है। और ये कांग्रेचुलेशन आप सब मुसलमानों को कि हमारी नाक के नीचे फलस्तीन को पिछले 80 साल में ख़त्म कर दिया गया। चलिए हम तो अजम हैं, अरब क्या कर रहे थे। और ये जो 20 पॉइंट एजेंडा आया है ना, इसने इसराइल को और ताकत दे दी कि भाई जो तूने करना तू कर, तूने ग्रेटर इसराइल बनाना बना। ग्रेटर इसराइल के खतरे में सिर्फ 2 ही मुल्क थे सर, एक था इराक, एक था सीरिया। इराक का हाल आपको पता है 2003-4 में जब ये तेल निकालने के लिए आए थे टोनी ब्लेयर, जिसको हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते कि यार वो बहुत बड़ा पीस मेकर है। सर टोनी ब्लेयर ने एक ऐसी जंग शुरू की थी जिसने इराक को तबाह कर दिया था, और ये वाहिद जंग थी कि जिसमें यूएस का साथ सिर्फ यूके ने दिया था, और किसी दूसरे काफिर
मुल्क ने नहीं दिया। काफिर मुल्क मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमें ये क्रिश्चियन और ये मुस्लिम स्टेट और ये यूरोपियन स्टेट हम इससे समझ थी, हमें काफिर के मुल्क से समझ आते कि यार काफिर हमें समझ आता है। 2003-4 में जब इराक वॉर हुई थी सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए, तो सिर्फ यूके ने साथ दिया था। और उस वक्त मेरे ख्याल से यूके का प्राइम मिनिस्टर और कोई नहीं, यही टोनी ब्लेयर था, जिसको आप पीस मेकर कह रहे हैं। वॉर क्रिमिनल है टोनी ब्लेयर, और पूरी दुनिया जैसे आज नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, इसी तरह टोनी ब्लेयर भी जंगी मुजरिम है। लेकिन हम उसको ऐसे प्रेजेंट करें, वही ना गोरे गुलाम है हम गोरे के। गोरा साहब हाथ रखेगा तो हमारी हुकूमत बनेगी, गोरा साहब हाथ फेरेगा तो हम उनके साए में फले फूलेंगे हम। मुझे मसला इस बात का भी नहीं कि आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं कि आप फिलिस्तीन का सौदा करें, मुझे इस बात का भी मसला नहीं। मुझे मसला इस बात का है कि ये इतनी चोरी छुपे काम हो रहे हैं और हमारा मीडिया सोया हुआ है। हमारी मीडिया पे कोई इस किस्म की बात ही नहीं आ रही। कोई कह नहीं रहा कि यार ये बुरा हो रहा है, या ये यहूदी एजेंट है, या ये फलाना है। अब आगे कोई बोलेगा कि नवाज शरीफ जो इमरान खान को कहते थे कि यहूदी एजेंट है, उसके छोटे भाई ने फिलिस्तीनियों का सौदा कर दिया। कोई कहेगा आगे कि यार ये यहूदी एजेंट है। अब मैं आपको चीज़ बता दूं, सिर्फ 2 मुल्क थे, इराक और सीरिया। इराक का आपको पता है 2004 में यही टोनी ब्लेयर, जिसको ये पीस प्राइज देने जा रहे थे, इराक का भुरकस निकाल दिया और शाम का भी भुरकस निकाल दिया। क्योंकि तारीख में यहूदियों को सिर्फ यही 2 मुल्क थे, इराक जिसको बाबिल कहते थे पुराने ज़माने में, बेबीलोनिया, और सीरिया जिसको आज से पुराने ज़माने में कुछ 4000 साल पहले असीरिया कहा जाता था, असीरिया कहा जाए। तो इन्होंने यहूदियों को बहुत मारा था। इनकी जो 2 किंगडम थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद, इनकी 2 किंगडम थी, स्टेट ऑफ इज़राइल और किंगडम ऑफ जूडा, इन दोनों को इराक और शाम ने रिस्पेक्टिवली ख़त्म कर दिया था। तो इनको हमेशा से डर रहा था कि यार यहाँ से हमें ख़तरा रहेगा। और बिब्लिकल जो भी आपको पता है कि ये जो एक एरिया है, ये इराक वाला, ये वाला जो एक एरिया, यहाँ से एक फोर्स निकलेगी जो यहूदियों को तबाह करेगी, ये आपको सारा पता है। ये बिब्लिकल और ये आज तो हो नहीं सका। तो उन्होंने पहले से काम करके रखा हुआ था कि यार जिधर से हमें ख़तरा दिख रहा है, इराक और शाम, उनको तबाह करके रख दो। बाकी अरब ममालिक में इतना दमखम है ही नहीं। आप देख लें सीरिया का क्या हाल हुआ जब से बशर अल असद गया। पहले हम बशर अल असद को बुरा बुरा कहा करते थे कि यार ये डिक्टेटर है, ये शामियों को मार है, वगैरह वगैरह जो भी है। अब तो जब से बशर अल असद गया, शाम के और बुरे हालात हो गए हैं। जब से सद्दाम हुसैन गया, इराक के और बुरे हालात हो गए हैं। और जो हम कह रहे थे ना पीस मेकर, ये आप पैम्फलेट की एक न्यूज़ आई है, उसमें आप ये पढ़ लें, ज़ायनिस्ट पायरेट्स। अच्छा, एक और चीज़ ज़ायनिस्ट से मुझे याद आया, हम पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि यहूदी किसे कहते हैं और ज़ायनिस्ट किसे कहते हैं। और इसराइल एक यहूदी रियासत है कि ज़ायनिस्ट रियासत है, हमें ये भी नहीं पता। और बातें हम इस तरह कर रहे थे कि जैसे ओ हो हम तो बड़े ओ हो पता नहीं चैंपियन है, हम ही जाएंगे फ़लस्तीन को आज़ाद करने। भाई पहले पढ़ लो जो तुम्हारा दुश्मन है, जिसको तुम दुश्मन कहते हो ना, उसके बारे में तुम्हें ज़ीरो नॉलेज है, अलिफ बे पे का नहीं पता कि यहूदी कौन है, ज़ायनिस्ट कौन है, इसराइल कौन है, फलाना कौन है, ढिमकाना कौन है। ना तुम्हें यहूदियों के बारे में कुछ पता है, ना तुम्हें ज़ायनिस्ट के बारे में कुछ पता है। तो ये न्यूज़ है, ये पढ़ ले, ज़ायनिस्ट पायरेट्स अबडक्टेड पीस एक्टिविस्ट इन इंटरनेशनल वाटर। आपको पता है कि अभी रिसेंटली इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की है, जो कि कोई न्यू रूल नहीं है, लेकिन इस वक्त इन्होंने इंटरनेशनल वाटर की वायलेशन की है। एक्टिविस्ट थे जिसमें ग्रेटा थनबर्ग थी, ठीक है, मैं नाम पर, इसमें मुसलमान कम है और ज़रा क्रिश्चियन ज़रा ज़्यादा हैं। ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की हैं, उसके बाद मंडेला, ये नेल्सन मंडेला के पोते हैं। नेल्सन मंडेला वो इंसान है कि जब साउथ अफ्रीका बना था 92 में जाके, जब ये अपार्थाइड हुआ था, तो उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया था। और आपने चीज़ नोट की होगी कि फ़लस्तीन के मैटर पे हमेशा साउथ अफ्रीका खड़ा है। बल्कि अभी 1-2 साल पहले जो इंटरनेशनल लॉ ऑफ जस्टिस था, वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने केस किया था। किसी इस्लामी मुल्क को ये ना तो तौफीक हुई, ना शर्म आई, ना उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की। साउथ अफ्रीका जो एक क्रिश्चियन कंट्री है, मुसलमान नहीं है, मुझे इतना पता मुसलमान तो नहीं है साउथ अफ्रीका। और नेल्सन मंडेला भी कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन नेल्सन मंडेला क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि उसने कहा कि यार जब हम गोरों से लड़ रहे थे, मतलब अपना अपार्थाइड के लिए लड़ रहे थे, तब हमें फ़लस्तीनियों ने साथ दिया। और देखिए आज तक वो साथ दे रहे हैं। जब भी साउथ अफ्रीका ना भी दे तो उनके ऊपर कोई नहीं है कि वो दे ना दे, उनके ऊपर ये उनका काम नहीं है ये करना। और उसके ऊपर उन्होंने कम से कम मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे। वो ठीक है वो केस हारे, लेकिन कम से कम उन्होंने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था। मैं कहता हूँ शर्म से डूबने का मकाम है हमारे ये जितने भी सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक बने फिरते हैं ना कि और हमारे यहाँ देख लें, किसी पाकिस्तानी मुसलमान से पूछ लो, दाढ़ी टोपी अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये चल रहा होगा, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तब काम होते नहीं है। तो ये मैं बता दूँ कि ये जो आप कह रहे, ये जो आप न्यूज़ पर देख रहे हैं ना, नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया, या न्यूज़ में आप पढ़ते हैं कि जी जंगी जराइम नेतन्याहू, जो आप ये टर्म पढ़ते हैं, ये किसी इस्लामी मुल्क ने नहीं दी, ये अल्हम्दुलिल्लाह एक काफिर मुल्क साउथ अफ्रीका ने दी है, क्योंकि उनको गैरत है। ये हमें तो आज तक गैरत नहीं आई। उसके बाद लियंस है, ये ब्राज़ील के हैं। फिर हमारे एक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, जो कि इस वक्त ट्विटर पे बहुत इन है, और ये सब गए थे फ़लस्तीनियों को और गाज़ा वालों को एड देने के लिए, खाना पानी और दवाइयाँ देने के लिए। और देखें दुनिया अंधी है, यूएन आया। बल्कि एक और मुझे याद है, जितने भी ये मुमालिकों ने ये जॉइंट स्टेटमेंट दिया ना, इन सबको अमेरिका ने मिलिट्री एड दी है, तो इसलिए चुप है। अगर आपको लग रहा है कि आप आपके सड़क पे आने से, प्ले कार्ड उठाने से फ़लस्तीन आज़ाद हो जाता है, ये मुझे गालियाँ देने से फ़लस्तीन आज़ाद हो जाता है, सर 2000 गालियाँ दो। मुझे याद है मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, पता नहीं ये सही है कि गलत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया था कि सर आप कभी मुस्कुराते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा था कि
अहले फ़लस्तीन, उस वक्त तो क्रूसेडर ईसाई जो थे उनके ये कंट्रोल में था। तो उन्होंने कहा था कि ये फ़लस्तीन वाले रो रहे हैं कितने सालों से, वो तुम्हें पुकार रहे हैं, और उन्होंने कभी हज भी नहीं किया। और उनकी रीज़न ही यही थी कि यार जब तक मैं फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर लेता मैं हज नहीं करूँगा। ये होते हैं लीडर। फिर दुनिया याद भी रखती है सलाउद्दीन अय्यूबी को, 500-800 साल बाद भी याद करती है। आई रिमेंबर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जब ये सारे फ्रेंच और ये ब्रिटिश वाले जब फ़लस्तीन में घुसे थे, तो ये सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र पे गए थे। तो मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, एक फ्रेंच था, उसने सलाउद्दीन अय्यूबी की कब्र पर ठुड्डा मारा था और उसने कहा था कि सलाउद्दीन उठो, हम आ चुके हैं। वो जो यूरोपियंस हैं वो अपने 800 साल बदल लेने आए थे। तो मैं आपको फटाफट 20 पॉइंट जो है वो मैं आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ। गाजा विल बिकम अ डी रेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन। समझ नहीं आई इस बात की, मतलब क्या टेरर फ्री जोन। एज ए सर जो मैंने अभी आपको कतर का जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ के बताया है कि अगर यहाँ पे चलो इसराइल ख़त्म चला भी जाता है, ठीक है, एंड हो गई वॉर, थोड़ी सी रीबिल्डिंग भी कर ली, थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी कर लिया उसका, लेकिन क्या इसके बाद जंग खत्म हो जाएगी? जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा, जब तक ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा इसराइल नहीं रुकेगा। उसके आगे गाजा विल बी रीडेवलप टू इम्प्रूव लाइफ फॉर इट्स पीपल। अगेन कितना कर लोगे आपने? तो जितनी बॉम्बार्डमेंट की आपको कम से कम भी 5 से 6 साल चाहिए। War ends immediately once both sides agree, with Israeli withdrawal to an agreed upon line and ceasefire. All captives alive and deceased return within 72 hours of Israel's acceptance. Israel frees 250 Palestinian life sentence prisoners, 1700 detainees, and exchange remains proportionally. मैं आपको सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब तक इसराइल फ़लस्तीन को मार रहा था तब तक कोई अमेरिका नहीं आया, कोई यूएन नहीं आया, कोई EU नहीं आया। लेकिन जैसे ही फ़लस्तीनियों ने कुछ यहूदियों के इंपॉर्टेंट बंदे पकड़े, 20 से 25 अगर यहूदी पकड़े, आप देख लें कैसे अमेरिका को थलथली मच गई है। क्योंकि हमारा OIC स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप एक मुसलमान मारो 100 मुसलमान मारो एक ही बात है। लेकिन चूंकि यहूदी पावरफुल है, उसके पास पैसा है, और वो पैसा क्यों? एजुकेशन से, IT से, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से उसने पैसा कमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और सारे इस्लामी ममालिक इस दौर में बहुत पीछे हैं। इसलिए अगर एक यहूदी मरता है ना तो अमेरिका को कैसे थलथली मच जाती है। इसकी हमारी गलती है कि हम 57 इस्लामी ममालिक, हम अव्वल तो हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो अब आगे चाइना आया तो चाइना ने आके ये जितने भी इस्लामी ममालिक के दरमियान जो जंगे हैं उनको रोका है। भाई मैंने ट्रेड करें, चुप करके बंदे के पुत्र बन के पैसा कमाओ, वरना इस वक्त जो सो कॉल्ड उम्मा तो है ही नहीं। जो उम्मा थी आपकी उम्मत मुसलमान, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई थी ना, उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। उस वक्त आपकी जो एक उम्मा थी ना वो ख़त्म हो गई, और वो जो उम्मा थी ना वो 57 स्टेट्स में बट गई थी। आपकी जो उम्मा है ना, इस पर बड़े मसले हैं। ईरान इराक जंग, ईरान अफगानिस्तान का फड्डा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का फड्डा है, ईरान सऊदी का फड्डा है, ईरान और सऊदी यमन का फड्डा है, सऊदी कतर का फड्डा है, शाम और सऊदी अरेबिया का फड्डा है। तो इससे तो मैं आपको मुसलमान ममालिक गिनवा सकता हूं जिनके दरमियान फड्डा रहा है। एक यहूदी मरी क्योंकि वो पावरफुल है, उसने सही जगह पैसा लगाया है। हम भाई इधर ही नमूद नुमा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बातें करने में लगे हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता। 80 साल बीत गए हैं बातें करते करते, और मजीद 180 साल हम बिता देंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। एक तो 67 का 2 स्टेट सोल्यूशन था जिसके पर हम इमरान खान को गालियाँ दिया करते थे कि यहूदी एजेंट है। आप तो सर 67 का 2 स्टेट सोल्यूशन छोड़े, आप तो पता नहीं कौन सा 2 स्टेट सोल्यूशन पे चले गए हैं। यानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पागल थे जिन्होंने कहा था कि भाई 2 स्टेट छोड़ो, हम तो मानते ही नहीं है। तो आप तो 2 स्टेट में चले गए हैं। मेरे ख्याल से ये जो आपने ये जो एक वीज़ा जो है ना आपके पास, इसमें जो आपने लिखा हुआ है ये ख़त्म कर दे, खुल्लम खुल्ला आएँ, इसराइल को तस्लीम करें, ताकि यार कम से कम कन्फ्यूजन तो खत्म हो ना। एक तरफ आप अमेरिका को आप कहते हैं जी करो आप, लेकिन फिर आप ओपन मीडिया पे भी आके नहीं बोल पा रहे। यही नेतन्याहू था कि ये जब इंडिया आया था 2018-19 में, तो उसने इंडिया में तकरीर करते हुए कहा था पाकिस्तान को भाई हम दुश्मन नहीं है। ना इसराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, ना पाकिस्तान अपने आप को इसराइल का दुश्मन समझे। कम से कम उसको खुलम खुला तो आगे बोला ना। तो हम तो ना इधर के ना उधर के, ना 3 में ना 13 के। एक तो कोटेशन ये थी कायदे आज़म की कि इसराइल इज़ अ डैगर एंटर टू द हार्ट ऑफ द उम्मा, दिस इज़ एन इलिजिटिमेट स्टेट दैट पाकिस्तान विल नेवर एक्सेप्ट। सर आपने ना कहीं ना कहीं इसराइल को तस्लीम कर ही लिया। हमें तो चाहिए था एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कारोबारी इंसान हो। और ये मैं आपको चीज़ बता दूं कि जैसे जब एक कारोबारी इंसान प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, सबसे पहले वो मुल्क का कारोबार की भैया उधेड़ देता है। अपना कारोबार वो टिप टॉप रखता है। इन सबके कारोबार देख ले टिप टॉप चल रहे हैं। लेकिन जैसे एक कारोबारी इंसान जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान की नैया डबोता है। हाँ वो तारीख है। जब पाकिस्तान में कारोबारी इंसानों ने हुकूमत करने की कोशिश की है, उन्होंने सबसे बुरा काम किया हमारी इकॉनमी के साथ। जबकि अगर एक कारोबारी इंसान आ रहा है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने, तो उसको तो चाहिए था कि वो 2 से 3 गुना पाकिस्तान की इकॉनमी को बूस्ट दे के दे। लेकिन जब हमारे शहबाज स्पीड साहब आए हुए हैं, 280 का डॉलर है, 4 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिए, 270 का पेट्रोल है, महंगाई आपके सामने, 30-35 हज़ार से कम बिजली के बिल नहीं आते। और ये जाते जाते मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हम कह रहे थे ना कि सऊदीया पाकिस्तान की डील हुई है, वह ये है कि इसराइल ने आज से तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले कतर के ऊपर हमला कर दिया था। तो सऊदी अरेबिया ने देखा कि यार इसराइल जो अमेरिका का बगल बच्चा है, उसने अमेरिका ने इसराइल को खुलम खुला अल्टीमेटम दिया, भाई जो करना कर। कतर ज़रा लेस रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, सऊदीया बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है। तो उसने देखा कि यार अभी तो चलो हमारे हल्के फुल्के टाइज बन रहे हैं इसराइल से, अभी तो इतने हमारे इंपॉर्टेंट टाइज बने भी नहीं है। कल को अगर इन्होंने अगर हम पे हमला कर लिया तो हम क्या करेंगे? क्योंकि सऊदी अरेबिया अपनी जो
जो अपनी डिपेंडेंस है यूएसए से वो कम कर रहा है। अगर आप देखें इस वक्त यूएसए और सऊदी के जो रिलेशन है वो अपने लोएस्ट एंड पे खड़े हैं, क्योंकि तेल खत्म हो रहा है दुनिया से, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं। सऊदी अरेबिया को भी पता चल गया कि भाई अब सारा इलेक्ट्रिक कार्स का दौर है, तो वो भी अब पेट्रोल की जो खपत है वो कम कर रहा है। तो ये चीज़ एमबीएस ने देखी कि यार ये तो अमेरिका अब हमें छोड़ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, अब हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अगर कल को इसराइल पे हम पे हमला कर ले तो हमें तो बचाने वाला कोई नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को कॉल किया कि भाई आ जाओ हमें बचाने के लिए। तो ये जो जिन लोगों को इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल अफेयर्स का नहीं पता, वो ऐसे बढ़ चढ़ के बताए थे कि जैसे खाना काबा मदीना मुनव्वरा की हम सादत है ये बड़ी, कि हम उनकी हिफाजत करने जा रहे हैं, और ये जो लोग बुरा भला कह रहे हैं फौज को, ये तो गंदे हैं। सर हम पिछले 50 साल से ये खाना काबा और मस्जिद नबवी की हम हिफाजत करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 79 या 78 में जब सऊदी अरेबिया के ऊपर चंद लोगों ने हमला कर दिया था, तो पाकिस्तान ही गया था उनको बचाने के लिए और खाना काबा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके बाद से तो ऑनवर्ड्स पाकिस्तान ही प्रोटेक्ट कर रहा है खाना काबा और मस्जिद नबवी को। तो इसमें वर्ड्स न्यू, लेकिन चूंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, सारी बात है उनके फेवरेट लीडर जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके ऊपर कुछ बोलेंगे तो लोगों को फिर तकलीफ होगी। आपने अपने आप को बेचा है सऊदी अरेबिया के सामने। अगर आपको इतना ही था, मेरा सवाल है, ये जो लोग कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान के जो सपोर्टर्स को ये जो गालियां दे रहे हैं, मेरा एक सवाल है कि आपने ये फ़लस्तीनियों के साथ क्यों नहीं किया सौदा करना था ना आपने तो पैसा कमाना था। क्योंकि जाहिर बात है हमारा प्राइम मिनिस्टर तो इस वक्त वो तो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन जो है वो तो सिर्फ अपना भला सोचता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है वो भी एक बिजनेसमैन है, कम से कम उसको बिजनेस करना आता है। हमारे वाले को तो बिजनेस भी नहीं करना आता। तो सर अगर आपको बिजनेस करना था तो कम से कम फ़लस्तीनियों के साथ करते हैं ना, चलो कम से कम कुछ तो होता। आप कहते हैं कि भाई अगर कुछ हुआ तो हम अपने मिसाइल मार देंगे इसराइल को, या कुछ अगर हुआ तो हम इसराइल को तबाह कर देंगे। आप फ़लस्तीन के अंदर जाते हैं ताकि इसराइल को भी पता चलता है कि यार पाकिस्तान इतने अंदर तक आ गया हमारे, तो कुछ ना कुछ खलबली मच दी। आप भी ज़रा स्टेट मीडिया पे आते, आप भी ज़रा वाह समेटते मुसलमान दुनिया से। आपने सऊदी अरेबिया को पकड़ा क्यों? क्योंकि वो ज़रा मोटा क्लाइंट है, वो आपको मोटी रकम देगा। फ़लस्तीन बेचारा भूखा नंगा क्या देगा आपको? तो इस वक्त पाकिस्तान के जो पॉपुलर लीडर हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मेरा सवाल है उनसे, सर आपने क्या किया है? जो अमेरिका ने कहा आपने मान लिया, आपने पढ़ने का भी नहीं गवारा किया कि सर ये लिखा क्या है। आपने तो खुल्लम खुला सौदा कर लिया, और सौदा भी करना नहीं आया। या तो ना कि इसराइल आपको पैसे दे, कम से कम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद दे, वो भी नहीं हमसे हुई। पिछले वाला तो वो तो कारोबारी इंसान ही नहीं था, इमरान खान, उसको तो आता ही कुछ नहीं था। ये बहुत बड़ा आदमी, इसको बहुत कुछ आता है। तो इट्स अ वेरी हाई टाइम टू रियलाइज फॉर अस पाकिस्तानीज कि यार हमारी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। जो चाहे मर्जी कर लो, जितनी चाहे मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर लो कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को कुछ देते ही नहीं है। अब वो ताइवान इतना सा है, अमेरिका आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने के लिए, और सेमी कंडक्टर चिप्स आपके इस वक्त हर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लग रहा है। और आगे जो इसकी और डिमांड है, तो अपनी ना डिमांड बनाएं। डिमांड बनेगी एजुकेशन से, आईटी से, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से। ये चीज़ें बना के बेचें। आज तक हम एक गाड़ी नहीं बना सके, एक कंपनी पाकिस्तान को नहीं मिली जो गाड़ियाँ बना सके, जो बाइकें बना सके, जो फ़ोन बना सके, जो टेक्नोलॉजी का सामान बना सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। और ये जो कुछ हुआ है ना, ये बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई थिंक इट्स द एंड ऑफ द मुस्लिम उम्मा। देयर इज़ नो उम्मा, ख़त्म हो गई उम्मा, मर गई है, खप गई है। अब अपने काम धंधों में लग जाओ और अपने आप को बस ठीक है अपनी दाल रोटी बनाओ। क्योंकि अब तो फ़लस्तीन का नाम लेने का भी जवाब नहीं बनता भाई। कौन सा फ़लस्तीन? आपने तो ख़त्म कर दिया उसे। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।